दोस्तों, कल के क्लास में देखे थे हम उपराष्ट्रपति तक देख लिए थे। आज की क्लास में देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय के बारे में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को देखते हैं आगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तब प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। भारत के प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 में। लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के प्रति कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के अधीन कार्य करती है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो कैलाश नाथ काटूजी बने थे। जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो कैलाश नाथ काटूजी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के शनमुखम सेठी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के शनमुखम सेठी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का देश में आकस्मिक निधन हो गया था? लाल बहादुर शास्त्री के। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ था? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधारित दस्तावेज है। श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपालास्वामी अयंगर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपालास्वामी अयंगर। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उपमंत्री। मंत्रिपरिषद यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ के समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं मंत्रिमंडल, कैबिनेट। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। व्यावहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद
को निर्देश देता है तथा निर्णयों के लिए क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखते हैं महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा, अटॉर्नी जनरल एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के 3 विधि अधिकारी है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महाधिवक्ता सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अपर महाधिवक्ता और एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC शीतलवार थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवार थे। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देता है। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी होता है। भारत के महान्यायवादी किसके विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। भारत के महान्यायवादी किसके विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। राष्ट्रपति पर महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिबंध करना। सरकार से संबंधित किसी मामलों में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है? राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है? राष्ट्रपति के। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सोलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। सोलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव थे। भारत के प्रथम नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव थे। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल देता है। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है, एडवोकेट जनरल। संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान द्वारा किया गया है। नियंत्रण लेखा एवं महालेखा परीक्षक CAG पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किसके मार्गदर्शक होते हैं? तो लोक लेखा समिति के। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किसके मार्गदर्शक होते हैं? तो लोक लेखा समिति के। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को लोक नीति का मुख्य अभिभावक, चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक परचेज कहा जाता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को लोक नीति का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों के वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रण एवं महालेखाकार के पेंशन या भत्ते किस भारित होते हैं? तो भारत के संचित निधि पर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति। अनुच्छेद 148 कहता है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 49 में वर्णन किया गया है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 149 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में। अनुच्छेद 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। अनुच्छेद 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट की बात कही गई है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्त के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। अब देखते हैं संसद, पार्लियामेंट। संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष अपना परित्याग किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांकिक
शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 249। राज्यसभा की एकांकिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा के गणपूर्ति यानी कोरम सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या होती है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 250। राज्यसभा के अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वर्ष 2026 तक। भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। अब देखते हैं संसद से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 79 संसद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का संरचना के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा का संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा का संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 में कहा गया है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 83 में कहा गया है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में कहा गया है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 84 में कहा गया है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में कहा गया है संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 86 में कहा गया है राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 में कहा गया है राष्ट्रपति के विशेष संबोधन अभिभाषण। अनुच्छेद 87 में कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में कहा गया है। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्य के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 कहता है जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 कहता है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य को निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 कहता है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने की संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 कहता है सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 97 में सभापति और उपसभापति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 100 में कहा गया है दोनों सदनों के मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होना कहा गया है। अनुच्छेद 2 में संसद के सदस्यता के लिए निर्हता होनी चाहिए। अनुच्छेद 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी संसद में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर
545 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सर्वाधिक सीट आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश। 6 लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडिया सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडिया सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य से आते हैं? तो महाराष्ट्र से 48। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख। भारत के संचित निधि पर भारित व्यय। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दी जाती है। राज्यसभा के सभापति, उपसभा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। ऐसे ऋण या भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर होता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाता है तो भारत के संचित निधि के द्वारा वेतन भत्ते दिए जाते हैं। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। अब देखते हैं परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो उन्नाव, जो उत्तर प्रदेश का है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2 सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा में बिहार 40 को आवंटित सीट किन 2 राज्यों के आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ में 11 और मध्य प्रदेश के 29। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मिलाकर दोनों को मिलाकर सीट हो जाती है बिहार में 40। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसके कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में करता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद को पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक गवर्नर बिल मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति नॉमिनेट किए जाते हैं? तो 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के लिए नामांकित नॉमिनेट होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। राज्यसभा सदस्य 1990 से 86 तक रही थी। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रही थी। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे लोग
लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? तो जीवी मावलंकर। लोकसभा के सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। भारत राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारत संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में कौन अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत के संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। अब देखते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में तुलना। देखते हैं साधारण विधेयक। इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। साधारण विधेयक को मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। साधारण विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृति किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। साधारण विधेयक यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यदि इसे मंत्री की संस्तुति प्रस्तुत हो तो इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयक केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृति नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकता है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। धन विधेयक दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है, इसीलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है। केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृति होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। प्राक्कलन समिति संसद के किसी सदन के सदस्यों से गठित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा कोई भी कानूनी विधेयक लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना महीने का होना चाहिए? 6 महीने का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव कट मोशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव क्लोज्योर मोशन के नाम से जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने अवधि तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों
को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है तो बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा तथा विनिमय तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किस माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है, जिसमें से 225 सदस्य राज्यों से एवं 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 में हुआ था। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामलों के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी थी? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के लिए अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 0 आवर किस देश की देन है? तो भारत की। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल 0 आवर किस देश की देन है? तो भारत की। सदन के कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34। 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 बराबर 34, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुल मिलाकर 34 मुख्य न्यायाधीश। दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीलीय अधिकरण, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लीटेड ट्रिब्यूनल TDSAT के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 का 1। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन भाग के संचित निधि पर भारित होता है। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायालय एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायालय एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129
उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति होती है। अनुच्छेद 130 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति होती है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति स्पेशल लीव टू अप्लाई का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर्स को विनिमय करने के लिए नियम रूल बनाने का शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवाओं की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने के भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973। केरल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस का प्रावधान है। केरल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन रिव्यू हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137। भारत के संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा का सिद्धांत का स्रोत न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद एवं चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसा न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना कॉन्टेम्प्ट के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय का प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 124 के 7 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी के रूपरेखा तैयार करने के लिए समक्ष बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक में है संवैधानिक विषय से जुड़ी अपील, अनुच्छेद 132। 2 में है सिविल सेवाओं से जुड़ी अपील, अनुच्छेद 133। आपराधिक विषय से जुड़ी अपील, अनुच्छेद 134। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपील, अनुच्छेद 136। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है। संवैधानिक विषय से जुड़ी अपील अनुच्छेद 132 में, सिविल विषय से जुड़ी अपील अनुच्छेद 133 में, अपराधी विषय से जुड़ी अपील अनुच्छेद 134 में और विशेष अनुमति से दी जाने वाली अपील अनुच्छेद 136 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो 10 वर्षों तक। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसा कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसे
या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश में हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अब देखते हैं राज्यपाल गवर्नर के बारे में। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा का अनुसरण किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा का अनुसरण किया गया है। राज्य के कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल सदस्यों का 1/6। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि को उसे संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्य विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकती है? तो अनुच्छेद 201। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकती है? तो अनुच्छेद 201। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3,50,000 है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। राज्यपाल द्वारा दी जाने वाली नियुक्तियां। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालयों के उप कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है, जिसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 कहता है राज्यों में राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 कहता है। अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 161 क्षमादान, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 163 में कहा गया है मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 201 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में कहा गया है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखते हैं राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर। भारत में राज्य विधानमंडलों स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट कौन सा है? तो विधान परिषद। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रित रखता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद
की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। विधान परिषद किस साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक रोक सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 163 अनुच्छेद में कहा गया है, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायी विधानसभा के प्रति होता है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 169 में। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170 में। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो गोवा राज्य में। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं। विधानसभा के सदस्यों का निर्णयों से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा ली जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा द्वारा। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5 राज्यों में। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भारत के किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। भारत में किसी राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी, जो 1963 से 1967 तक रही थी। विधानसभा में सदस्यों की संख्या। आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 175 है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। असम राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 126 है। बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। गोवा राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है। गुजरात राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 182 है। हरियाणा राज्य में सदस्यों की संख्या 90 है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है। झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 है। कर्नाटक राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 224 है। केरल राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 140 है। मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है। मणिपुर राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। मेघालय राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। मिजोरम राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है। नागालैंड राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। उड़ीसा राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है। पंजाब राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 117 है। राजस्थान राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। सिक्किम राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 32 है। तमिलनाडु राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 234 है। तेलंगाना राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 119 है। त्रिपुरा राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। उत्तराखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सदस्यों की संख्या 294 है। केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है। पांडुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है प्लस 24 पीओके के लिए रिक्त है। अब देखते हैं उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक करने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI या उच्चतम न्यायालय का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक प्रख्यात विधिवेत्ता। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष।
जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश, मैंडेटमस कहते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25। संपत्ति को अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण कौन याचिका करती है? तो उत्प्रेषण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकता में आते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? तो अधिकरण न्यायाधीश, ट्रिब्यूनल जज सम्मिलित नहीं होते हैं। अब देखते हैं उच्च न्यायालय संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 में कहा गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 223 में कहा गया है कार्यवाहक उच्च न्यायालय की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 के ए के अंतर्गत कहा गया है उच्च न्यायालयों से सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों को का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 कुछ रीट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्तियां। अनुच्छेद 226 के ए में कहा गया है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 228 के ए में कहा गया है राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान निरसित। अनुच्छेद 229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय के व्यय। अनुच्छेद 230 में कहा गया है उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 230 में कहा गया है उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 231 में कहा गया है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 में कहा गया है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अब देखते हैं उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार। कोलकाता उच्च न्यायालय का गठन 1862 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार पंजाब, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मुख्य खंडपीठ है कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है। 2 में है बॉम्बे या मुंबई। स्थापना किया गया था बॉम्बे उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में किया गया था। क्षेत्रीय अधिकार है महाराष्ट्र, दादरा व नागर हवेली तथा दमन और दीव और गोवा। मुख्य खंडपीठ है मुंबई, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ है। मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है तमिलनाडु व पांडुचेरी। मुख्य पीठ या खंडपीठ है मद्रास। कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना 1884 में किया गया था। क्षेत्राधिकार है कर्नाटक। मुख्य खंडपीठ है बेंगलुरु। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 में किया गया था। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार है राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है उत्तर प्रदेश और मुख्य खंडपीठ है इलाहाबाद। लखनऊ में खंडपीठ। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया था। क्षेत्राधिकार है बिहार और मुख्य खंडपीठ। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय का स्थापना 1928 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख और मुख्य खंडपीठ है श्रीनगर और जम्मू। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है मध्य प्रदेश और मुख्य खंडपीठ है जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर के खंडपीठ। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश और मुख्य खंडपीठ है गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल व अगरतला में खंडपीठ है। ओडिशा उच्च न्यायालय का स्थापना 1948 में किया गया था। क्षेत्राधिकार है राज्य क्षेत्राधिकार ओडिशा में पड़ता है और मुख्य खंडपीठ है कटक। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना 1949 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है राजस्थान और मुख्य खंडपीठ है जोधपुर। जयपुर में खंडपीठ है।
केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में किया गया था। केरल में लक्षद्वीप में क्षेत्राधिकार है और खंडपीठ है एर्नाकुलम। गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 1960 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है गुजरात और मुख्य पीठ या खंडपीठ है अहमदाबाद। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना 1966 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है दिल्ली और मुख्यपीठ या खंडपीठ है दिल्ली। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 1967 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है हिमाचल प्रदेश और मुख्य खंडपीठ है शिमला। सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना 1975 में किया गया था। क्षेत्राधिकार है सिक्किम और खंडपीठ है गंगटोक। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है छत्तीसगढ़ और मुख्य खंडपीठ है बिलासपुर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है उत्तराखंड और मुख्य खंडपीठ है नैनीताल। झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना 2000 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है झारखंड और मुख्य खंडपीठ है रांची। मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है मेघालय और मुख्य खंडपीठ है शिलोंग। मणिपुर उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में किया गया था। क्षेत्राधिकार है मणिपुर और मुख्य खंडपीठ है इम्फाल। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है त्रिपुरा और मुख्य खंडपीठ है अगरतला। तेलंगाना उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है तेलंगाना और मुख्य खंडपीठ है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 में किया गया था। राज्य क्षेत्राधिकार है आंध्र प्रदेश और मुख्य खंडपीठ है अमरावती। विशेषता देखते हैं, विशेष क्या है? 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। अब विशेष में क्या दिया गया है? 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास वे राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य खंडपीठ बेंगलोर के 2 सर्किल खंडपीठ है, धावर और गुलबर्गा। निवारण निरोधक के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो 1966 में किया गया था। न्यायालय से कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ शक्ति में सैन्य न्यायालय मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी।